चारुचंद पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज जैना, ताड़ेखेत, अल्मोड़ा। एक बार फिर आपके सामने जीव विज्ञान का एक शीर्षक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारी आज की कक्षा का शीर्षक है गैसीय विनिमय, मीन्स गैसियस एक्सचेंज। मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उनमें लगभग 60 करोड़ वायु कोष्ठक, कुपिकाएं या एल्वोली पाए जाते हैं। वायु कोष्ठक या कुपिकाएं फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। जो वायु कोष्ठक होते हैं उनके बाहर रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है। वायु कोष्ठक और रुधिर केशिकाएं मिलकर श्वसन कला, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, जिनसे होकर गैसें आपस में एक्सचेंज की जा सकती हैं। जो मनुष्य का फेफड़ा होता है उसमें वायुमंडल से जब वायु आती है उस समय फेफड़े के अंदर जो ऑक्सीजन का दाब होता है वो लगभग 100 से 104 mm के पारे के लगभग होता है। वहीं जो बाहर की रुधिर केशिका होती है उसमें ऑक्सीजन का वायु दाब लगभग 40 mmHg पारे के आसपास होता है। और जैसा कि हम जानते हैं अधिक दाब से कम दाब की ओर गैसों का परिवहन होता है, जिस कारण आसानी से फेफड़ों के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है वह बाहर की रक्त केशिकाओं में विसरित हो जाती है। वहीं फेफड़ों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का दाब होता है वह लगभग 40 mmHg के आसपास होता है, जबकि बाहर की रक्त केशिकाएं होती हैं उनमें CO2 का जो दाब होता है वो लगभग 45 से 46 mmHg के लगभग होता है, जिस कारण रुधिर केशिकाओं से CO2 आसानी से फेफड़ों तक आ जाती है। इसको हम चित्रों की सहायता से भी देख सकते हैं। यह हमने यहाँ पर एक वायु कोष्ठक का निर्माण किया है। इसके बाहर से यह रुधिर केशिका है। यह जो वायु कोष्ठक है इसके अंदर जो ऑक्सीजन का दाब होता है वह लगभग 100 से 104 mmHg के आसपास होता है, जबकि जो बाहर ब्लड कैपिलरीज है उसमें O2 का जो दाब होता है वह लगभग 40 mmHg के आसपास होता है। तो अधिक दाब से कम दाब की ओर ऑक्सीजन ऑटोमेटिक इन रुधिर केशिकाओं में आना शुरू हो जाती है। वहीं रुधिर केशिकाओं में जो CO2 का दाब होता है वह 45 से 46 mmHg के आसपास होता है, जबकि वायु कोष्ठक के अंदर जो CO2 का प्रेशर होता है वह लगभग 40 mmHg के आसपास होता है, जिस कारण आसानी से रक्त केशिकाओं से CO2 जो होती है वह फेफड़ों में चली जाती है। इसे गैसीय विनिमय कहा जाता है। जब रक्त में O2 चली गई, अब रक्त ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में करेगा या CO2 का परिवहन किस रूप में करेगा, अब हम उसकी चर्चा आगे करते हैं। ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि हीम और ग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वह एक अणु हीमोग्लोबिन का एक समय में ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ अभिक्रिया कर सकता है। इसलिए जैसे ही ऑक्सीजन रुधिर में जाती है तो हीमोग्लोबिन रुधिर में जो उपस्थित होता है वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ अभिक्रिया कर लेता है और इसको बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ शरीर के विभिन्न ऊतकों से होता हुआ कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं में जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं को ट्रांसफर कर दी जाती है। यह तो हुआ रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। अब हम देखते हैं रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंच चुकी होती है कोशिकाओं में
तो वहां भोज्य पदार्थों का श्वसन होता है, दहन होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है और अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा ले जाई जाती है। जो मनुष्य के शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रक्त के द्वारा लगभग 3 रूपों में जाती है। पहला रूप होता है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, दूसरा रूप होता है कार्बोनेट आयन के रूप में और तीसरा रूप होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इनका अलग अलग प्रतिशत इसमें होता है, जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं। जो CO2 होती है वह लगभग 7% तो कार्बोनिक एसिड के रूप में रुधिर द्वारा ले जाई जाती है और लगभग 70% यह कार्बोनेट आयन के रूप में ले जाई जाती है और लगभग 23% यह CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बंधकर ले जाई जाती है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कार्बोनिक एसिड। असल में रुधिर के अंदर जो प्लाज्मा होता है वह प्लाज्मा CO2 को अपने साथ लेकर कार्बोनिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर। ये प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा में CO2 जाती है, वहां उपस्थित जल से यह अभिक्रिया कर लेती है और जल से अभिक्रिया करके यह H2CO3 यानी कि जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं उस रूप में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 2, दूसरे प्रकार से CO2 रुधिर में जाती है और कार्बोनेट आयन के रूप में जाती है। इसमें क्या होता है, यह CO2 H2O के साथ अभिक्रिया करके पहले तो कार्बोनिक अम्ल बना लेती है और यह कार्बोनिक अम्ल फिर टूट जाता है और यह बन जाता है H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कार्बोनिक अम्ल तो प्लाज्मा में भी बना था, तो फिर वहां बाइकार्बोनेट आयन क्यों नहीं बने? तो इसका उत्तर यह है कि रुधिर में कार्बोनिक अम्ल को बाइकार्बोनेट आयन में तोड़ने के लिए एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित होता है। वह एंजाइम प्लाज्मा में बहुत कम या नहीं होता है, इसलिए प्लाज्मा में कार्बोनिक अम्ल बनता है और रुधिर कणिकाओं में कार्बोनिक अम्ल के पश्चात बाइकार्बोनेट आयन बन जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, यह जो बाइकार्बोनेट आयन है यह प्लाज्मा की ओर शिफ्ट भी किए जा सकते हैं। जैसे हम यदि यहाँ पर रुधिर कणिकाएं लिख देते हैं और यहाँ पर प्लाज्मा लिख देते हैं, तो रुधिर कणिकाओं से जो कार्बोनेट आयन होते हैं वह प्लाज्मा की ओर शिफ्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन बहुत कम बनते हैं। जब बाइकार्बोनेट आयन रुधिर कणिकाओं से प्लाज्मा की ओर जाते हैं तो पीएच वैल्यू को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से उतने ही क्लोराइड आयन आरबीसी में आ जाते हैं। इस घटना को क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन कहा जाता है। जब यह कार्बोनेट आयन प्लाज्मा में भी पहुंच गए और आरबीसी में भी पहुंच गए, अब वहां जाकर ये कार्बोनेट आयन क्रमशः सोडियम व पोटेशियम आयनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। प्लाज्मा में जो कार्बोनेट आयन होते हैं वह सोडियम आयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं, जिसे NaHCO3 कहा जाता है। वही रुधिर कणिकाओं में कार्बोनेट आयन पोटेशियम आयन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और इसको पोटेशियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इस प्रकार जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो प्लाज्मा में जाके सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाते हैं
और रुधिर कणिकाओं में जाके पोटेशियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे में। तीसरे वाले में हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और बना लेती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह 3 रूपों में फेफड़े तक पहुंच जाती है। अब हम इसके आगे चलते हैं। हम अभी तक यह देख चुके हैं कि जो CO2 है वह एक तो कार्बोनिक अम्ल के रूप में फेफड़ों के बाहर रक्त में आ चुकी है। ये कार्बोनिक अम्ल फेफड़ों में जाके तुरंत H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यह CO2 फेफड़ों में मुक्त कर दी जाती है और जो कि बाहर वातावरण में छोड़ दी जाती है। दूसरे रूप में CO2 किस फॉर्म में आई थी? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में आई थी। ये दोनों के दोनों अम्लीय माध्यम में टूट जाते हैं जिससे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। ये CO2 फेफड़ों में मुक्त कर दी जाती है। इसी प्रकार यहाँ K2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनती है और यह CO2 भी फेफड़ों में मुक्त कर दी जाती है। तीसरा जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना था वह फेफड़ों में जाके हीमोग्लोबिन प्लस CO2 में बदल जाता है और वो CO2 जो होती है फेफड़ों में छोड़ दी जाती है। यहाँ पर हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है हेल्डेन प्रभाव। हेल्डेन प्रभाव का मतलब यह है कि जब फेफड़ों के बाहर रक्त केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कब बनती है? फेफड़ों में उस समय ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह अम्लीय माध्यम बनाता है। फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब अम्लीय माध्यम बनाता है तो उससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा आई थी उसमें जो कार्बोनेट आयन उपस्थित होते हैं वह अम्ल के H आयन से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं, क्योंकि इस समय हमारी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन के रूप में है। जैसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है तो हमको वहां पर H आयन यानी कि अम्ल प्राप्त हो जाता है। बाइकार्बोनेट आयन H आयन से रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं और यह कार्बोनिक अम्ल तुरंत टूट जाता है वापस, ठीक है नहीं, और यह क्या करता है, हम CO2 को मुक्त कर देता है। इस परिघटना को हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट, जिस अर्थात अम्ल की उपस्थिति में फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह ज्यादा मात्रा में मुक्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि मनुष्य के फेफड़ों में किस प्रकार गैसीय विनिमय होता है और CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। आपको हमारा आज की कक्षा कैसी लगी, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल में अवश्य जाएं और अगली बार हम कुछ अगले टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।